हेलो फ्रेंड, हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे। कल हम लोग समान अध्ययन के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए थे, तो आज के वीडियो में हम लोग समान विज्ञान और कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का 40 में कितना मार्क्स आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित प्रतिदर्श के लिए केल्विन तापमापी और फारेनहाइट तापमापी दोनों का पाठ्यांक समान है। सेल्सियस तापमापी में उसका संगत पाठ्यांक क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, केल्विन और फ़ारेनहाइट का जो है टेम्परेचर समान है, तो उसी टेम्परेचर पर जो है सेल्सियस का टेम्परेचर कितना होगा। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सिंपल सा एक रिलेशन याद रखिए टेम्परेचर का, ये काफ़ी जगह काम देगा। तो ये C/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू K-273/100। इस रिलेशन को आप याद रखिए, इस रिलेशन को याद रखिएगा तो ये इस तरह का जो सवाल है कभी आपसे छूटेगा नहीं। तो क्या है, तो C/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू K-273/100। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फ़ारेनहाइट और केल्विन का तापमान जो बराबर है, तो बस इसे आप अब रिलेशन से इसको निकाल दीजिए। तो F-32/180 इक्वल टू K-273/100। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 कट के। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये इधर गुना होगा और ये इधर गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5F माइनस 32×160। तो 5F-132 और ये 160 हो जाएगा यहाँ पर 160, और इधर कितना था 9, तो 9 से इधर जाएगा तो 9 के माइनस 273 इंटू 9, 273 को 9 से गुना करने पर ये 2457 आ जाएगा। ठीक है, ये 2457 आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये केल्विन और फ़ारेनहाइट तो बोल रहा समान है, तो यहाँ पर कोई एक कर दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर फ़ारेनहाइट को केल्विन कर देते हैं, क्या कि दोनों का टेम्परेचर बराबर दिया होता है। ये 5 के माइनस 160 इक्वल टू 9 के माइनस 2457। ठीक है, 2457। अब ये इधर आके घटेगा तो ये हो जाएगा 4 के, और 2457 में से 160 घटेगा तो ये आ जाएगा आपका लगभग 2297। ठीक है, इसे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये इजली आ जाएगा। तो यहाँ पर जो के का वैल्यू आ जाएगा 2297 तो ये आ जाएगा लगभग 574 केल्विन। ठीक है, 574 केल्विन आपका के का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ़ारेनहाइट और जो केल्विन है, ये दोनों का जो टेम्परेचर बराबर होगा कितने पर, तो 574 पर। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रख लीजिए कि किस टेम्परेचर पर जो है फ़ारेनहाइट और केल्विन का जो टेम्परेचर बराबर होगा, तो 574 पर। अब देखिए, अब इसका यूज करके हमको अब सेल्सियस का, हमको यहाँ केल्विन या फ़ारेनहाइट का जो है टेम्परेचर पता चल गया। तो बस अब यहाँ से आप आराम से कोई का भी यूज करके फिर यहाँ से आप रिलेशन से निकाल सकते हैं। C/100 K-273/100। ठीक है, ये इजी ज़्यादा होगा, यहाँ से 100 100 कट जाएगा, तो C माइनस ये मेरा के का वैल्यू कितना है 574 माइनस 273, तो ये कितना निकल जाएगा, इसको घटाने पर आ जाएगा 301। मतलब ये जो है डिग्री सेंटीग्रेड में जो है ये वैल्यू हो जाएगा 301। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इससे रिलेटेड एक कुछ अच्छा पॉइंट है, उसे नोट डाउन कर लीजिए। जैसे यहाँ पर एक बात तो आपको पता चलिए कि किस टेम्परेचर पर जो है फ़ारेनहाइट और केल्विन का टेम्परेचर बराबर होगा, तो इसे आप याद रखिए, ये डायरेक्ट याद रहता तो इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ये 574 पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि किस टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का टर्म बराबर होता है। ठीक है, किस टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापमापी बराबर होते हैं, तो ये -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री पे। तो इस दो पॉइंट को आप याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा सेल्सियस तापमापी में उसका जो संगत पाठ्यांक क्या होगा, तो ये 301 निकल गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना प्रारंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना प्रारंभ करता है, तब डॉपलर प्रभाव के कारण तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में परिवर्तन होगा। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होगा, ना कि आवृत्ति में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई डॉपलर इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है। मान लीजिए ये कोई सोर्स है, ठीक है, ये ध्वनि या प्रकाश का सोर्स है, इससे कुछ ध्वनि या प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, तो जिस स्पीड से यहाँ पर कोई आदमी है, इसका प्रक्षेपक जो इसको
यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जिस स्पीड से ये जा रहा है उसी स्पीड से जो है आदमी पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये तो बराबर ही होगा। इसका मतलब जो यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट जो है काम नहीं करेगा। तो डॉपलर इफेक्ट काम नहीं करेगा तो ना तो इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा ना ही आवृत्ति चेंज होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा तरंग और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। परिवर्तन होने के लिए जो है डॉपलर इफेक्ट होना चाहिए। डॉपलर इफेक्ट क्या बोलता है कि जब कोई सोर्स से ध्वनि उसके समीप या उससे दूर जाता है तो ध्वनि का जो है वो इफेक्ट धीरे धीरे कम होता है या ज़्यादा होता है, यही डॉपलर इफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब की बीच की न्यूनतम दूरी कितने के बराबर होती है? उस उत्तल लेंस के फोकस दूरी के बराबर, उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की दुगनी के बराबर, उस उत्तल लेंस के फोकस दूरी के चारगुनी के बराबर या उस उत्तल लेंस के फोकस दूरी के आधा। तो जब कोई उत्तल लेंस की किसी वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उस समय जो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है फोकस दूरी की चारगुनी होती है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, वान के ग्राफ चरित्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये एक यंत्र है जिसका नाम है वान के ग्राफ चरित्र का जो यूज कहाँ पर किया जाता है, तो आवेशित कणों को त्वरित करने में, वृहत धारा का जनन के लिए, विद्युत क्षेत्र के जनन के लिए या उच्च आवृत्ति के जनन के लिए। तो वान के ग्राफ का जनित का जो यूज होता है ये आवेशित कणों को त्वरित करने में किया जाता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, बैटरी अथवा सेल में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये सीधा सा बैटरी जो है कौन सा ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यहाँ पर जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। तो यहाँ पर इसके अनुसार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बैटरी का क्या है, ये जो रासायनिक केमिकल रिएक्शन होता है उसको क्या चेंज करता है, इलेक्ट्रिक करंट में चेंज कर देता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है बैटरी सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन या जेल। तो जिस विलयन में जो है एक पदार्थ को एक सीमा के बाद नहीं घोल सकते हैं उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जल के वाष्पन के अधिक ऊष्मा उस मुख्यतः किस का परिणाम है, ठीक है। जल में जो जल का जो वाष्प है वो उसमें अधिक ऊष्मा होता है, किस कारण होता है, तो वंडर वाल्स बल्ब के कारण, सहसंयोजी अबंध के कारण, अंतर आयनी आकर्षण के कारण या हाइड्रोजन आबंध के कारण। तो जल का जो ऊष्मा है उसमें जो अधिक हीट होता है इसका जो वजह है यह हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कार कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है, एथिल अल्कोहल का, ब्यूटेन का, टेट्रा एथिलेट का या श्वेत पेट्रोल का। तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए जो है हम टेट्रा इथिलेट का यूज करते हैं, इसे शॉर्टकट में याद रखिए TEL, ठीक है। नॉकिंग में किसका यूज करते हैं, टेल का, यानी टेट्रा एथिलेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया किस कारण होता है, तो जीवाणु के द्वारा, फफूंदी के द्वारा, विषाणु के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो हाइड्रोफोबिया को क्या कहा जाता है, ये किसके कारण होता है, तो ये कुत्ते के काटने के वजह से होता है। और इसे हाइड्रोफोबिया का जो दूसरा नाम है ये रेबीज है, और ये जो है वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण। सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाएगा, मिर्च में, कुम्हड़े में, मटर में या मूली में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी पाया जाएगा मिर्च में पाया जाएगा, ठीक है। वैसे आंवला होता है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार मिर्च हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने DNA में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है, अंतः पराद्रवी जालिका, प्लाज्मा झिल्ली, प्लास्टिड या लाइसोसोम। तो यहाँ पर जो अपने प्रोटीन का स्वयं संश्लेषण करता है ये हो जाएगा प्लास्टिड, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक मूत्र निराकरण का सही मार्ग है, ठीक है। क्या ऑप्शन है, वीर्ग, गाविनी मतलब मूत्र नालिका, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। वीर्ग, मूत्र मार्ग, मूत्राशय, गाविनी, मूत्र मार्ग, गाविनी, मूत्राशय, वीर्ग या मूत्राशय, गाविनी, वीर्ग या मूत्र मार्ग।
तो यहाँ पर ये डायरेक्ट जो जो हमारा यूरिन है उसका रास्ता क्या होता है, तो सबसे पहले ये किडनी में बनता है, किडनी के बाद ये मूत्र नालिका में जाता है, ठीक है, मूत्र नालिका के बाद ये मूत्राशय में जाता है, उसके बाद मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो इस सीक्वेंस को याद रखिए, सबसे पहले कहाँ किडनी, किडनी के बाद मूत्र नालिका, मूत्र नालिका हो से मूत्राशय में आता है, वहाँ से फिर मूत्र मार्ग के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शरीर का अंग श्वसन क्रिया का में भाग नहीं लेता, ठीक है, श्वसन क्रिया में जो है कौन सा अंग भाग नहीं लेता, श्वसनी ये लेता है, बोमन संपुट नहीं ये नहीं लेता, बाकी डायाफ्राम लेता है, श्वासनली लेता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। बोमन संपुट क्या है, ये उत्सर्जन तंत्र में भाग लेता है और ये किडनी के पास होता है, ठीक है, बोमन संपुट उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है और ये कहाँ पर होता है, तो किडनी के पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है, दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, बिल्कुल सही कथन है। दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, ठीक है, दूध में विटामिन ए मिलता है। अनाज कार्बोहाइड्रेट का अत्यंत अल्प स्रोत नहीं, ये गलत हो जाएगा, अनाज जो है कार्बोहाइड्रेट का एक उच्च स्रोत है, बाकी ना कि अल्प स्रोत है। बाकी जो सब्जियों में खनिज की समृद्धता होती है, ये सही है, सही कथन है, ठीक है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, यदि पादप के जाइलम को यांत्रिका अवरुद्ध कर दिया जाए, ठीक है, जो इसका जाइलम है इसको हम क्या करते हैं, अवरुद्ध कर देंगे, ठीक है, रोक देंगे कुछ लगाकर, तो पादप की निम्नलिखित में कौन सी कार्य प्रवाहित होगी, केवल जल का अधिगमन, जल और विलयों का अधिगमन, केवल विलयों का अधिगमन या गैसों का अधिगमन, ठीक है। अगर इसका जाइलम ही को हम अवरुद्ध कर देंगे तो इसमें जल और जो भी तरह का विलय है उसका जो आना जाना है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है, जल और विलयों का अधिगमन रुक जाएगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है, ठीक है, जैव विकास सबसे पहले किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकेल, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विस्टिकर या कार्ल वेब्स। तो जैव विकास का जो सबसे पहले प्रतिपादन किए थे ये चार्ल्स डार्विन ने किए थे, ठीक है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और इनकी एक पुस्तक उसका भी नाम याद रखिए आप, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पुस्तक का नाम आप लिख लीजिए, क्या है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऑडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है, ये किससे संबंधित रोग है, कौन सा, ऑडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आनुवांशिक रोग से, फेफड़ों के संबंधित रोग से, एक विशिष्ट कैंसर से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब इस रोग का पहचान करने के लिए बस आप इतना याद रखिए, ये पल्मोरी शब्द, ठीक है, ये जो पल्मोनरी है ये आपका फेफड़ा में फेफड़ा का एक भाग होता है, तो यहाँ से आप इसका आंसर मार सकते हैं। तो ऑथियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है ये फेफड़े से संबंधित रोग है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिजैविक है, ठीक है, यहाँ पर कौन एक एंटीबायोटिक है, तो स्टेप्टोमाइसिन, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्कोहल या खमीर। तो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक है ये स्टेप्टोमाइसिन हो जाएगा, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली या मुंबई। तो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सीआईआर के द्वारा विकसित ओनिर यंत्र है, जल शोधक है, जलमग्न ड्रोन, जल छिड़काव की प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। तो सीएसआईआर के द्वारा जो विकसित ओनिर यंत्र है ये एक जल शोधक यंत्र है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करता है, ठीक है, डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी जो तकनीक है कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करता है, तो एबिडिक, आस्की 8, बीसीडी या आस्की 7। तो यहाँ पर डेटा प्रस्तुतिकरण को कम से कम वर्णों में जो प्रस्तुत करने की क्षमता है जिसमें यह है बीसीडी में, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बीसीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो बीसीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइस जो अब प्रचलित मतलब यूज में नहीं है, फ्लॉपी, सीडी रोम, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क। तो अभी जो जिस स्टोरेज डिवाइस का जो प्रचलन लगभग समाप्त हो गया है वो है फ्लॉपी का, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉस का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, डीओसी, डॉस का जो पूर्ण रूप क्या है, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो
डॉस का जो फुल फॉर्म है ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, तो नेटवर्क, मेमोरी, वेब ब्राउजर या प्रोग्राम। तो अगर प्रोग्राम का आपको डिफिनेशन मालूम है तो ये आराम से मार देंगे आप। तो प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो कंट्रोल द कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है, लिंक, सर्वर, गेटवे या ब्रिजवे। तो दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला जो कंप्यूटर है उसे हम गेटवे कहते हैं, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जोड़ सकता है, ठीक है। डैश जो आपका कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या कंट्रोल कार्ड। तो हमारे कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो NIC, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसे आप इस तरह भी लिख के याद रख लीजिए, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता है, कंप्यूटर का, मॉडेम का, इंटरफेस कार्ड का या केबल का। तो लैन में जो है मॉडेम का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल में नए टैब को खोलने के लिए हम डैश शॉर्टकट की का यूज करते हैं, ठीक है। गूगल में हम अगर कोई नया टैब खोल रहे हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+T, Ctrl+N, Ctrl+J या Ctrl+O। तो गूगल में जो नए टैब को खोलने के लिए जो शॉर्टकट की यूज किया जाता है वो Ctrl+T, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और Ctrl+N का जो यूज होता है वो न्यू पेज खोलने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्पैम किससे संबंधित शब्द है, कंप्यूटर से, कला से, संगीत से या खेल से। स्पैम जो है ये कंप्यूटर से संबंधित एक शब्द है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब WW का आविष्कारक कौन है, तो बिल गेट्स, स्टीव जॉब, टिम बर्नर्स-ली या एलन ट्यूरिंग। तो WW के जो आविष्कारक हैं ये टिम बर्नर्स-ली है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, RTGS का फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम गेन सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस स्टेटमेंट या इनमें से कोई नहीं। तो RTGS का जो फुल फॉर्म है ये है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसका उपयोग करके वेब पेज का निर्माण किया जाता है, ठीक है। वेब पेज का जो बनाते हैं हम किसका यूज करके बनाते हैं, तो HTTP से, SMTP से, HTML से या HGML से। तो वेब पेज बनाने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो HTML कहलाता है, ठीक है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको आप फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो वेब पेज को बनाने के लिए। अगर वहीं बात किया जाए कि वेब पेज को पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी HTTP, ठीक है। बनाने के लिए किसका, HTML का, और उसको पढ़ने के लिए किसका, तो HTTP का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना क्या कहलाता है, फाइल, एडिट, कॉपी या क्लोज। तो एप्लीकेशन को छोड़े बिना ही जो हम फाइल को जो निकल जाते हैं तो उसको हम क्लोज करते हैं, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विंडोज यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, CUI, GUI, WUI या MUI। तो विंडोज यूजर इंटरफेस जो है ये कहलाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा GUI। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। क्या है जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो पॉइंटर, मेनू, आइकन या बटन। तो आइकन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आइकन ऐसा कमांड है जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, टास्क बार डिफ़ॉल्ट रूप से डेस्कटॉप के डैश भाग पर रहता है, ठीक है। अगर कंप्यूटर यूज किए होंगे तो आपको ये पता होगा टास्क बार डिफ़ॉल्ट रूप से कहाँ पर होता है, तो राइट में, टॉप में, लेफ्ट में या बॉटम में। तो टास्क बार जो है ये डिफ़ॉल्ट रूप से बॉटम में रहता है, ठीक है। जो आप कंप्यूटर है ये कंप्यूटर के सबसे बॉटम में जो रहता है उसे हम टास्क बार कहते हैं, और ऊपर में जो रहता है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विंडोज़ की कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ, मतलब हेल्प पेज खोलने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, F1 का, F2 का, F10 का या F11 का। तो हेल्प पेज खोलने के लिए जो है हम F1 का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन की किस हेल्प पेज के लिए कौन सा था, F1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश का प्रयोग पैराग्राफ के पहले अक्षर को एक से अधिक लाइन में फैलाने के लिए किया जाता है, टेबल का, कैप्स का, ड्रॉप का या मार्जिन का। तो एक ही वर्ड को जो है एक से अधिक लाइन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप कैप, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, ठीक है, वर्कबुक किसका कलेक्शन है, तो वर्कशीट का है, चार्ट का है, वर्कबुक का है, या वर्कशीट और चार्ट का है। तो एक्सेल में जो वर्कबुक है ये कलेक्शन ऑफ वर्कशीट एंड वर्क चार्ट है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वर्कबुक क्या है, तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट एंड चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैट संक्षेप में निम्नलिखित का क्या अर्थ है, ठीक है, चैट संक्षेप में निम्नलिखित का क्या अर्थ है, मुस्कुराहट, भ्रूमभंग, आंख मारना, या बाद में वापस आती हूँ। तो चैट संक्षेप में जो है ये इसका जो मतलब होता है मुस्कुराहट, ये एक तरह का इमोजी है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों का 40 में कितना मार्क्स आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।